नमस्कार दोस्तों, मैं ताप सिंह प्रतिज्ञा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप लोग कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट इसका 1 अपलोड कर दिया है। ठीक, उसमें मैंने आप लोग को बताया था इसके सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, आप लोग इसके बारे में क्या क्या कवर करना है। ठीक है ना। अब आज आप लोग इसके बारे में डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इसमें किस प्रकार से आपको समझना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज मैं आप लोग को विधिवत तरीके से कवर करूंगा। ठीक है ना, आप लगातार कंटिन्यूस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले जो अपना टॉपिक आज आप लोग कवर करने वाले हैं वह कवर करने वाले हैं हमारा पर्यावरण। क्या कवर करने वाले हैं? हमारा पर्यावरण। मतलब कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण क्या है। ठीक है ना, पर्यावरण क्या है, क्या कहलाता है पर्यावरण। ठीक है ना, सबसे पहले बात करूंगा पर्यावरण की। किसकी बात करूंगा मैं? पर्यावरण। तो आप ये समझिएगा कि जो पर्यावरण है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते होंगे कि जो पर्यावरण है 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, परि परिवेश। ठीक है ना, क्या होता है? चारों ओर। और जो आवरण है, सॉरी, परि मतलब क्या होगा? आपके चारों ओर का जो आवरण होगा, चारों ओर का जो आवरण होगा, आवरण मतलब जो आपकी चारों ओर जितनी भी वस्तुएं, जितने भी जीव हो या निर्जीव हो, जो भी कुछ दिख रहा हो आपका क्या होगा? पर्यावरण। कुछ भी यदि आपको चारों तरफ दिख रहा हो, क्या कहलाएगा? आपका पर्यावरण कहलाएगा। अब याद रखिएगा, इसकी जो मैं एग्जैक्ट परिभाषा की बात करूंगा, इसकी मैं जो एग्जैक्ट जो आपकी परिभाषा जब लिखने की बात आएगी, जिसको आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा पर्यावरण की परिभाषा भी अलग अलग दी गई है। ठीक है ना, तो मैं कुछ यहाँ परिभाषाएं लिखूंगा, उनको आप लोग को नोट कर लेना है, क्योंकि कई सारे बड़े एग्जामों में ये परिभाषाओं को पूछा गया कि ये परिभाषा किस वैज्ञानिक के अनुसार दी गई है। ठीक है ना, तो जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले फिटिंग। फिटिंग एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा बताई गई है। याद रखिएगा, इनके अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा बताई गई है वह बताई गई है, पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाले कारकों का योग है। क्या बताया गया है? पर्यावरण किसी जीव को प्रभावित करने वाले कारकों का योग है। ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया कि पर्यावरण क्या है? तो फिटिंग साहब ने बताया कि जो पर्यावरण है किसी भी जीव, मतलब इस पर्यावरण में कोई भी जीव है, मतलब कि इस पृथ्वी में कोई भी जीव है, इन जीव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मतलब यदि कोई जीव है, इस जीव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों का योग पर्यावरण है। जैसे एक्स वाई जेड मैं बात करता हूं मानव की, जैसे मैं बात करता हूं किसकी? मानव की। तो मानव क्या है? एक जीव है। क्या है? मानव एक जीव है। तो मानव को प्रभावित कौन कौन कर सकता है? जैसे आपको पढ़ने को मिल जाएगा वायु, आप देखेंगे वायु मानव के जीवन को प्रभावित करता है कि नहीं करता? करता है, स्वाभाविक रूप से। आप देखेंगे तापमान की बात करूंगा मैं, तो तापमान भी जीवों को प्रभावित करता है। यदि आप इसी प्रकार से अन्य जीवों की बात करेंगे तो बहुत सारे जो कारक होते हैं जो कि जीवों को प्रभावित करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये तापमान हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? कारक हैं। और इन कारकों का योग ही क्या कहलाता है? पर्यावरण। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। कैसे सही कहा? कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पर तापमान ही मिलता है, दाब भी मिलता है ना, मृदा ही मिलती है, जल ही मिलती है, वायु मिलती है, बहुत सारे कारक मिलते हैं, और इन्हीं कारकों के द्वारा ही जीव को प्रभावित किया जाता है। ठीक है ना,
तो ये इन्होंने किसने बताया परिभाषा, किसने बताया? फिटिंग साहब ने बताया कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण किसी जीव को प्रभावित करने वाले कारकों का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक, फिर इसी प्रकार से दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका ये वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हार्कोपिट्स। कौन है? हार्कोपिट्स। याद रखिएगा, ये हार्कोपिट्स साहब ने क्या बोला? हार्कोपिट्स साहब ने क्या बोला? किसी जीवित तत्व के, किसी, लिख लीजिएगा इसको भी, किसी जीवित तत्व, लिख लीजिए, किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को, किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित, किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य, लिख लीजिएगा, समस्त बाह्य दशाओं को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आप लोग जैसे हार्कोपिट्स साहब ने क्या बोला? किसी जीवित तत्व, कोई भी जैसे जीव है, इसके विकास चक्र में, कोई भी जीव का जो विकास होता है, इसके चक्र में प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य कारक, मतलब कि बाह्य कारक वही होंगे जो हमारे पर्यावरण में होंगे, है ना। तो ये जो दशाएं होंगी, ये क्या कहलाता है? आपका पर्यावरण कहलाता है। ठीक, अब यहां से एक तीसरे वैज्ञानिक आते हैं। तीसरे वैज्ञानिक की बात क्या होती है, तो इसको देख लीजिए। तीसरे वैज्ञानिक यहां से आते हैं जिनका नाम है रास। क्या नाम है? रास। तो रास साहब जी का क्या कहना है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रास साहब कहते हैं पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। क्या कहते हैं? पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है ना, जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। ये क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है आपका? पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। ये किसके अनुसार होगा? तो ये होगा आपका रास साहब के अनुसार होगा। ठीक है ना। या फिर आप लोग सरलता से निचोड़ के तौर पर देखते हैं, तो निचोड़ के तौर पर जब देखेंगे तो पर्यावरण किसे बोलेंगे? पर्यावरण। लिख लीजिएगा इसको भी, एक परिभाषा जो निचोड़ के तौर पर निष्कर्ष के रूप में आप इसको देख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो याद रखना है, इसको लिख लेना है सरल भाषा में। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर, किसी जीव के चारों ओर उपस्थित जैविक, अजैविक, लिख लीजिए इसको, तत्वों का समुच्चय। क्या है? समुच्चय। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। बात समझ में आई ना। तो पर्यावरण किसी भी जीव के चारों ओर उपस्थित जैविक हो या अजैविक तत्व हो, इनके समुच्चय को क्या बोलते हैं आप लोग? पर्यावरण बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी? पर्यावरण की। पर्यावरण क्या कहलाता है, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार आप लोगों ने देख लिया, और आपने सामान्य भाषा में देखा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो जो हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण है, किसी प्रकार से आवरण है, चाहे वो जीवों का आवरण हो या अजीव तत्व का आवरण हो, जैविक तत्व का आवरण हो या अजैविक तत्व का आवरण हो, क्या कहलाएगा अपना? क्या कहलाएगा? वो पर्यावरण कहलाएगा। ओके ओके।
अब आगे बात करता हूं, इसमें अभी आपकी बात देखें, तत्व की बात आई थी, तत्व की बात आई थी, तो अब मैं तत्व की बात करता हूं। तो इसमें आपको देखना है कि जो पर्यावरण के घटक होते हैं वही तत्व कहलाएंगे। जो पर्यावरण में जो फैले हुए हैं वही तो घटक है ना। मैंने बताया कि पर्यावरण क्या है, कई प्रकार के तत्व, जो जैविक हो या अजैविक हो, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। तो अब आप लोग बात करते हैं पर्यावरण घटक की। किसकी बात करता हूं मैं, पर्यावरण घटक की। तो अब यहां से याद रखिएगा कि जो पर्यावरण के घटक हैं, क्या हैं, जो पर्यावरण के घटक हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। तो पर्यावरण के घटक दो प्रकार से होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो याद रखना है पर्यावरण के घटक दो प्रकार से होते हैं, एक जैविक घटक, दूसरे क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक। अब जैविक घटक तो आप लोग को समान तौर से पता होगा, जिनमें जीवन पाया जाता है उसे जैविक बोलते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे अजैविक घटक बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको पहले देखने को मिलेगा उत्पाद, दूसरा मिलेगा उपभोक्ता, क्या मिलेगा, उपभोक्ता, और तीसरा नंबर जो आपको मिलेगा अपघटन मिलेगा। क्या मिलेगा, अपघटन मिलेगा, ठीक है ना। ये जो तीन तत्व होते हैं, ये तीन तत्व किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें उत्पाद की बात करूंगा मैं, तो उत्पाद प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत बात करेंगे आप लोग पादप की बात करेंगे। किसके अंतर्गत बात करेंगे, पादप जो होते हैं उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैं सारी चीज बताऊंगा। फिर दूसरा आता है उपभोक्ता। क्या आता है, उपभोक्ता। किसकी बात करता हूं मैं, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो होता है, जो इनका जो पादप का उपभोग करे, जो पादप को खाए, मतलब उपभोक्ता जो पादप को उपभोग करे उसे क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। केवल अभी आप इतना जानिए कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो पादप का उपभोग करे, मतलब पादप को खाए उसे क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार से होते हैं, उपभोक्ता आपको तीन प्रकार से मिलेंगे। कितने प्रकार से मिलेंगे, तीन प्रकार से मिलेंगे। अब तीसरा नंबर आता है अपघटन। क्या आता है, अपघटन। अपघटन किसे बोलेंगे, जो अपघटित करें, जो कि जैविक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में अपघटित कर दे, उसे क्या बोलते हैं, अपघटन। और इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आते हैं सूक्ष्म जीव। क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे कि विषाणु वगैरह, ठीक है ना। ये सब कैसे आते हैं, सूक्ष्म जीव, जो कि जीवों का भक्षण करके उसे कार्बनिक तत्वों के रूप से पृथ्वी पर पुनः मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये कहला गए आपके कैसे तत्व कहलाएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरा नंबर अजैविक घटक की। किसकी बात करता हूं मैं, दूसरा नंबर बात करूंगा मैं अजैविक घटक की, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यहां से नोट कर लीजिएगा। अजैविक घटक की बात करेंगे, तो अजैविक घटक की जब मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा अजैविक घटक तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं, ठीक। पहला नंबर जो आपका जैविक घटक होता है वह होता है भौतिक। कैसा होता है, भौतिक। दूसरा होता है अकार्बनिक। क्या होता है, अकार्बनिक। और तीसरा होता है कार्बनिक। कैसा होता है, कार्बनिक घटक। याद रखना है कि जो आपके अजैविक घटक होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब मैं बात करूंगा भौतिक के अंतर्गत क्या आता है, तो जो हमें समान तौर पर जो भौतिक रूप से जो घटक होते हैं वो भौतिक के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा तापमान। क्या मिल जाएगा, तापमान। दूसरा आप लोग को मिल जाएगा वायु। तीसरा आप लोग को मिल जाएगा मृदा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, भौतिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करूंगा सॉरी आप लोग थोड़ा सा इसमें सुधार लीजिएगा। तापमान आएगा इसके अंतर्गत। तापमान के बाद आर्द्रता आ सकता है, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है ना। आर्द्रता के बाद आपको इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा दाब, ठीक है।
और इसी के अंदर आपको दाब के साथ साथ आपको मिल जाएगा प्रकाश। ये जो तत्व होते हैं ये कहलाते हैं भौतिक के अंतर्गत। थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस हो गया था, उसको थोड़ा सुधारना है आपको। अब मैं बात करूंगा अकार्बनिक, मतलब कि जो कार्बनिक तत्व से मिलकर नहीं बने होते, जिनमें कार्बन की कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती है, ऐसे तत्व को अकार्बनिक इनऑर्गेनिक्स एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, सबसे पहले आप लोग को लिखना है मृदा। मृदा क्या लिखना है, मृदा। दूसरा आपको लिख लेना है जल, क्या लिख लेना है, जल। तीसरा लिख लेना है खनिज, क्या लिख लेना है, खनिज। चौथा लिख लेना है आप लोगों को, क्या लिख लेना, चौथा चट्टान लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, चट्टान। ये जो सब सारी चीजें होती हैं ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपकी इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आती हैं, मतलब कि अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आती हैं। ये मैं अजैविक की बात कर रहा, अजैविक ही 3 पार्टों पर बटा हुआ है, अजैविक ही 3 पार्टों पर बटा हुआ है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब मैं बात करता हूं कार्बनिक घटक की, तो हमारे पर्यावरण में कौन कौन से कार्बनिक घटक होते हैं, तो इसमें आपको सरल भाषा में देख लेना है। जैसे प्रोटीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है, एक प्रकार से कार्बनिक घटक ही है। इसी प्रकार से बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात करूंगा, कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा, यह भी आपका कार्बनिक घटक है। और वसा की बात करूंगा तो वसा भी आपका क्या है, कार्बनिक घटक है। तो ये होते हैं आपके पर्यावरण के प्रमुख घटक। तो आपको याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जो पर्यावरण में कितने किस प्रकार घटक होते हैं, तो पर्यावरण में 2 प्रकार से घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर 3 प्रकार से होते हैं, पहला होता है उत्पाद, दूसरा होता है आपका, पहला होता है उत्पाद, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटन। क्या होता है, अपघटक, है ना। उत्पाद के अंतर्गत क्या आता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उत्पाद के अंतर्गत आएंगे पादप, ये कितने प्रकार से होते हैं, ये 3 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक। अपघटन में कौन आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जो कि जीवों को पुनः कार्बनिक तत्वों में मृदा पर मिला देते हैं, ठीक। ये कहला जाएगा आपका क्या, जैविक। अब अजैविक की बात करते हैं, मतलब ऐसे तत्व, ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप लोगों ने 3 प्रकार से पढ़ा था, भौतिक पढ़ा, अकार्बनिक पढ़ा और कार्बनिक। अब भौतिक रूप में इस पर्यावरण के अंतर्गत जो जितने भी घटक भौतिक रूप में पाए जाते हैं, उनकी जब बात करेंगे तो आपको तापमान मिलेगा, आर्द्रता मिलेगा, दाब मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। ये सारे घटक अपने पर्यावरण में ही होते हैं। और जैसे अभी आप लोगों ने इसके पहले जब परिभाषा पर देखे थे, तो कई वैज्ञानिकों ने बताया था कि जितने भी कारक जीवन को परिवर्तन करने में, जीवन के चक्र में जो भूमिका निभाते हैं, उन्हीं का योग तो ही कहलाता है पर्यावरण। तो आपने देखा ये भौतिक हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप अकार्बनिक तत्व भी देखेंगे तो मृदा भी आपको दिखता है, जल भी दिखेगा, खनिज भी दिखेगा, ये चट्टान, ये भी तो पर्यावरण के हिस्सा होते हैं ना। तो ये किस प्रकार घटक कहलाएंगे, ये अकार्बनिक घटक कहलाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। ये किस प्रकार घटक कहलाएगा, कार्बनिक घटक कहलाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक घटक नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा मृदा, दूसरा मिल जाएगा जल, तीसरा मिल जाएगा खनिज, चौथा मिल जाएगा उत्पाद। तो आप लोग को पता है जनरली उत्पाद तो एक जैविक का हिस्सा है, तो ये किसमें हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ये हो जाएंगे आपके क्या, पर्यावरण के घटक, क्या हो जाएंगे, पर्यावरण के घटक। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे बात करूंगा मैं कि जो पर्यावरण है तो पर्यावरण कितने प्रकार से हो सकता है, पर्यावरण कितने प्रकार से हो सकता है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पर्यावरण मैंने आप लोग को बड़े सरलता और बड़े ही मतलब सरल शब्दों में समझाया कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जितना भी हमें पर्यावरण के हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, चाहे वो निर्जीव हो, जीव हो, जैविक हो, अजैविक हो, मृदा, कुछ भी हो, सब कि क्या कहलाता है आपका, पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर मैं डिवाइडेशन करता हूं, वर्गीकरण करता हूं कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। पहला आपको मिलेगा भौतिक, क्या मिलेगा, भौतिक पर्यावरण।
दूसरा आपको मिल जाएगा जैविक पर्यावरण, तीसरा आपको मिल जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, सामाजिक पर्यावरण। ठीक है ना। तो पर्यावरण आप लोग कितने प्रकार से मिल जाएंगे? 3 प्रकार से मिल जाएंगे। पहला तो आपको भौतिक पर्यावरण मिल जाएगा। अब आप ये बताइए कि भौतिक पर्यावरण में किस प्रकार के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे? तो अभी आपने घटक पढ़ा था, तो घटक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा अजैविक घटक में कि अजैविक घटक में भौतिक तत्व कौन कौन से होंगे। तो आप लोग को अभी मिला था, इधर क्या मिला था? प्रकाश मिला था, है ना। ये सब सारी चीजें मिले थी स्वाभाविक रूप से। तो अभी आपको यहां से याद रखना है कि भौतिक पर्यावरण में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। इसके बाद आप इसके अंदर जलमंडल के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसके अंतर्गत वायुमंडल हो गया, मृद स्थल मंडल के बारे में पढ़ सकते हैं, स्थल मंडल के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। अब मैं बात करूंगा तो ये आपके किसमें अंदर पढ़ेंगे आप लोग? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। इसको ही मैं डिटेल से बताऊंगा, परेशानी जो तो नहीं है। जितना ही मैं करवा रहा हूं उतना आप लगातार इसको करते चलिएगा। मैं बता रहा छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़े से बड़े एग्जाम तक आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट इसी में आप लोग को मिल जाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब मैं बात कर रहा किसकी? जैविक पर्यावरण की बात कर रहा मैं। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जैविक जीव की बात कर रहा मैं। किसकी बात कर रहा मैं? जीव की। अब याद रखिएगा जीव क्या कहलाते हैं? जिनमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, जिनमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, वृद्धि होगी, गति होगी, है ना, अंदर इनके जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, उन्हें जीव कहेंगे। अब मैं जीव की बात करूंगा तो जीव को मुख्य रूप से आप लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं आप लोग किसके अंतर्गत? पादप। क्या बात कर सकते हैं? पादप मतलब कि पौधे। दूसरा आप लोग बांट सकते हैं जंतु। क्या बांट सकते हैं? जंतु। अब यहां से याद रखिएगा कई बार बड़े सरलता से भाषा में कई लोग बता देते हैं जीव और जंतु। क्या बोलते हैं? जीव और जंतु। जीव में अंतर होता है, जंतु में अंतर होता है। जीव और जंतु में अंतर होता है। जीव जीव क्या होगा? दोनों होंगे, पादप और जंतु इसके अंतर्गत दोनों क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? जीव। लेकिन जंतु पार्टिकुलर क्या कहलाए? एनिमल की बात कर रहा मैं। ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। यहीं से जब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। ठीक है ना। और जब पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे, तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। लेकिन जब यहां से पूछेगा पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपके हेरियोटोडस कहलाते हैं। ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा जैविक पर्यावरण की, और जैविक पर्यावरण की बात करूंगा मैं तो जैविक पर्यावरण में आप लोग को पादप पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। पादप से संबंधित जितना ही पर्यावरण में है आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। दूसरा आपको जंतु के अंतर्गत आपको इसमें पढ़ सकते हैं। जंतु पर्यावरण मतलब कि आपके आसपास तो आपके जंतु भी होंगे तो जंतु पर्यावरण में हो जाएगा, आसपास आपके पादप भी होंगे तो क्या हो जाएगा? पादप पर्यावरण हो जाएगा। अब यहीं से याद रखिएगा आप एक जैव मंडल, जैव मंडल इसकी भी बहुत जैव मंडल की जब बात करूं मतलब जीवों से संबंधित मंडल की बात करेंगे। अभी ने आपने वायुमंडल देखा, इसमें कोई भी जीव का रोल नहीं है। जल मंडल देखा, इसमें कोई जीव का रोल नहीं है। स्थल मंडल देखा, इसमें कोई जीव का रोल नहीं है। लेकिन जो जैव मंडल है इसमें पादप और जंतु का रोल है। उसमें आप लोग किसे पढ़ते हैं? जैविक पर्यावरण में पढ़ते हैं। ठीक। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। अब आप ये थोड़ा सा आप लोग को सब्जेक्ट से हट किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका पर्यावरण का ही हिस्सा है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। अब इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? समाज के अंतर्गत जब देखेंगे तो समाज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आप देखेंगे समाज में जीवन यापन होता है। जीवन यापन के लिए हमें एक सिस्टमेटिक की जरूरत पड़ती है, मतलब कि हमें सामाजिक अध्ययन करना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आपको राजनीति पढ़ना है, ये राजनीति आपका इसी पर्यावरण के अंतर्गत, वो भी एक पर्यावरण ही है। हमारे आसपास राजनीति चलती है ना, तो आसपास चल रही है मतलब वातावरण में चल रहा है, वही पर्यावरण का हिस्सा है। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, पैसे का या मुद्रा का विनिमय होता है, तो मुद्रा का जो विनिमय होता है तो मुद्रा का भी विनिमय एक प्रकार से पर्यावरण ही कहलाएगा। ये सब सारी चीजें आप लोग किस में करते हैं? सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत बात करते हैं। ठीक। अब मैं यहां से कुछ चीजें और आप लोग को कंटिन्यू करवा दूं इसी में। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, थोड़ा सा बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि हमें मतलब पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। अब जैसे अब आप लोग को पता है, आप लोग खुद पर्यावरण पढ़ रहे हैं, आप लोगों को खुद पता है कि आप लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो आखिर हम पर्यावरण क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोग समान तौर पर बनता है कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसलिए पर्यावरण पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बोर्ड है, तो बोर्ड ऐसी इच्छा क्यों रखता है कि हमें पर्यावरण पढ़नी चाहिए, ऐसी इच्छा क्यों रखता है कि हमें पर्यावरण पढ़ना चाहिए, है ना। पर्यावरण से क्या संबंध उसका एग्जाम से, कोई नौकरी से पर्यावरण का क्या संबंध, कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन एग्जाम यूपीएससी बोलता है, पीएससी बोलता है कि हमें पर्यावरण हमारे सब्जेक्ट में है, हमें पर्यावरण पढ़ना है। तो आखिर बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन किसकी बात करते हैं आप लोग, पर्यावरण अध्ययन की, कि पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो याद रखना, पर्यावरण अध्ययन की बात करूंगा मैं, तो पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है, तो आप लोग अपने ही माइंड से देख सकते हैं, उसमें थॉट से देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को पता है लगातार पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण में अवनमन हो रहा है, मतलब पर्यावरण के जो आपके घटक है उनमें ह्रास हो रहा है, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है ना। तो अब ये क्यों हो रहा है, इनमें कुछ बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकता है कि लोग जागरूक ना होंगे, लोग जागरूक नहीं है, इसके कारण से सब कर रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पर्यावरण के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये गर्मी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, ये भी कारण हो सकता है। तभी तो लोग बाग गर्मी को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। ये फिर ऐसा हो सकता है कि लोगों को पता हो लेकिन उसमें सक्रियता ना हो, उसमें कोई विशेष ध्यान न दिया जा रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्यावरण है पर्यावरण अध्ययन जब आप करेंगे तो आपको पर्यावरण के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, तो आप आने वाली पीढ़ी को आप पर्यावरण के बारे में समझा सकते हैं, है ना। यदि आपको ही नॉलेज नहीं होगा पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस प्रकार से ये प्रवेश बना हुआ है, हमको किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं, इसको किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, जब आपको ही नहीं पता होगा तो आने वाली पीढ़ी को आप बता नहीं सकते हैं, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमें पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसमें कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है ना। कि पूछ लेगा, 3 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से पर्यावरण अध्ययन जरूरी है, ठीक है ना। पहला कारण हो जाएगा कि मान चलिए कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, दूसरा कारण हो जाएगा, तीसरा कारण हो जाएगा, चौथा कारण हो जाएगा। इनमें से कोई 3 जो कारण है मिलते जुलते होंगे, एक कारण क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण अध्ययन में क्यों जरूरी है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है। ये थोड़ा सा आज मैंने चर्चा की। अब यहां से थोड़ा चीजें और देख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने जब भौतिक पर्यावरण के बारे में देखा था, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा, वायुमंडल। क्या देखा, वायुमंडल के बारे में देखा, ठीक है ना। क्या देखा आप लोगों ने, वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या है। आप लोगों ने क्या देखा कि वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं इनमें चीजों में। तो वायुमंडल क्या है, तो सरल भाषा समझिएगा, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को, वायु का आवरण, फैला हुआ आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक। अब यहां से एक वर्ड आता है ये वायु का मंडल, वायु का मंडल। अब बात आएगी वायु क्या है, वायु क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वायु क्या है ना। यहां समझना आपको वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान,
ये सब क्या है, गैसें हैं। तो जब ये सारी गैसें मिला दी जाती हैं तो बन जाता है क्या, वायु। क्या बन जाता है, वायु। ठीक। अब यहां से क्वेश्चन और क्या पूछता है कि हमारे वायुमंडल में गैसों का संगठन, मतलब कि मैंने बताया वायुमंडल, तो वायु जो गैस बनी होती है गैसों से बनी होती है। तो जो हमारा वायुमंडल है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इनमें कौन कौन सी गैसों का कितना परसेंट होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिएगा तो वायु गैसों का संगठन देखना है। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन की बात करूंगा तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ठीक। दूसरी बात करूंगा मैं ऑक्सीजन की, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ठीक। इसके बाद बात करूंगा CO2 की, बात करूंगा CO2 कितनी पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। ठीक। ये चीजें हो गई। फिर अदर गैसें पाई जाती हैं, अन्य। ठीक है ना। तो ये क्या है, अपनी वायुमंडल का संगठन है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोग को देखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग से बहुत ही सटीकता के साथ पूछूंगा, उसको आप लोग आंसर दीजिएगा। जैसे आप लोग बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो आप लोग सरल भाषा में दे देते हैं कि ऑक्सीजन। क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोग को और बता दूं। ठीक है ना। पहले ठीक है, आप इसको मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, यही बात मानते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि मनुष्य के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस को लिया जाता है और कौन सी गैस को छोड़ा जाता है। तो समान भाषा में आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे और आप लोग को पढ़ाया भी जा रहा होगा कि ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को छोड़ा जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस बात को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है ना। अभी आप लोगों ने बहुत सारा गलत पढ़ा हुआ है। ठीक। याद रखिएगा, जो हमारे वायुमंडल में गैसें होती हैं, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और अन्य गैसें भी होती हैं। तो क्या हमारे जब आप लोग श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो क्या श्वसन प्रक्रिया में केवल आपके नाक या नसा छिद्र के माध्यम से क्या O2 ही गैस जाएगी, अन्य गैसें नहीं जाएंगी? क्या आपके नाक के छिद्र में कोई व्यक्ति डंडा लेके बैठा हुआ है, बोलेगा कि केवल ऑक्सीजन को अंदर जाना अलाउ है, बाकी गैसें नहीं जाएंगी? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है ना। तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है? तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको क्लियरिटी के साथ बता दूं। याद रखिएगा, श्वसन के दौरान नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाती है। ठीक है ना। सारी गैसें अंदर जाती हैं। ठीक। लेकिन होता क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसे कोई भी जीव डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकता है। याद रखना है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसे कोई भी जीव उपयोग नहीं करता है। मतलब कि जब यह बॉडी के अंदर जाएगी, नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जाएगी, तो बॉडी अपनी इसको यूज नहीं करेगी। इसे जितने मात्रा में अंदर लेके जाती है उतने ही मात्रा में वह बाहर भी छोड़ देती है। तो इसका हमारे बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक। अब बात करता हूं मैं ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन गैस होती है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बॉडी के अंदर जाती है और जब माइटोकॉन्ड्रिया में, जब मैं बायोलॉजी आप लोग को पढ़ाऊंगा, उसको डीपली पढ़ाऊंगा, बॉडी में जाती है, ब्लड आरबीसी के साथ मिलकर ये माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का क्या करती है, अपघटन करती है। ये जो ऑक्सीजन होती है ये आरबीसी के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाएं पाई जाती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, तो यहां पहुंचता है ना।
ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो यहाँ जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज, इसका क्या करता है, अपघटन करता है, ग्लूकोज को जलाता है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन जलाती है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, साथ में ऊर्जा निकलती है जो कि ATP के रूप में निकलती है। किस रूप में ऊर्जा निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP के रूप में, और यही संचित हो जाती है। ATP का फुल फॉर्म याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब याद रखिए, यहां से ऑक्सीजन अंदर गया, लेकिन ऑक्सीजन जलकर क्या बन गई, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और यही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कहां जाती है, बाहर जाती है। तो आपने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जलकर क्या बन गई, CO2 बन गई। तो ऑक्सीजन क्या हो गई, खत्म हो गई, लेकिन CO2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। इस कारण से आपको लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। जाते दोनों अंदर हैं, लेकिन CO2 क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी मात्रा कम हो जाती है। इस कारण से आपको लोग बोलते हैं कि जीव श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक है ना, तो ये हो गई बात किसकी, ऑक्सीजन की श्वसन की प्रक्रिया। अब यही बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि नाइट्रोजन का कोई भी जीव प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करता है। ठीक है ना, तब यहां से याद रखिएगा, मैंने अभी आप लोग बताया। और फिर दूसरी बात आप लोग को यही पता होगा कि सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ऑक्सीजन की है, लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन भी आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस है। क्यों, तो मैंने बताया पहली बात तो नाइट्रोजन का कोई भी जीव उपयोग नहीं करता, कोई भी जीव उपयोग नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता। दूसरी बात मैं बता रहा कि जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस भी अनिवार्य है। जो आपका शरीर है, ये शरीर का जो इकाई है कोशिका, उसमें नाइट्रोजन का मुख्य भूमिका होता है। किस प्रकार से, तो याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कुछ जीवाणुओं के द्वारा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल सकता हूं राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम जो जीवाणु पाए जाते हैं दाल वाली फसलों के जड़ों पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जड़ों पर। कुछ जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और ये जो नाइट्रेट होता है, ये नाइट्रेट क्या बनता है, अमीनो एसिड। क्या बनता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। और आपको पता होना चाहिए कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन से ही बनता है आपका कोशिका। क्या बनता है, कोशिका। और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक, ये था वायुमंडल की बात में, संगठन में दो गैसों के थोड़ा सा डीपली मैंने बता दिया। अब मैं यही थोड़ा सा बात करूँ वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल की संरचना की जब मैं बात करूंगा कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है, इसको मैं बाद में इसको मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो इसको मैं डिटेल से बता दूंगा। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे नीचे जो मिलता है क्षोभ मंडल मिलता है। ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल के बाद आपको मिलेगा समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मिलेगा मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद मिलेगा आपको आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आपको मिल जाएगा बहिर्मंडल। क्या मिल जाएगा, बहिर्मंडल। इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। ये जो अपनी पृथ्वी होती है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितने तक रहती है, तो ध्रुव में 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा, पृथ्वी के विषुवत रेखा में, पृथ्वी के विषुवत रेखा में 8 किलोमीटर और ध्रुवों में 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल के। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। याद रखिएगा,
क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जलवायु से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं, वर्षा, तूफान, आंधी, ये सब जितने भी प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं, सारे परिवर्तन कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल वाले हिस्से में पाए जाते हैं। इस कारण से क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि जो अपने हवाई जहाज होते हैं, याद रखिएगा दो चीजें अलग अलग होती हैं, एक हेलीकॉप्टर होता है चौपड़, और दूसरा होता है हवाई जहाज मतलब कि प्लेन। तो जब बात करते हैं प्लेन कहाँ उड़ता है, तो प्लेन हमेशा क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर उड़ता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर उड़ता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपरी सतह पर मौसम से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बादल नहीं होते हैं, कोई भी आंधी तूफान नहीं होता है। ठीक, फिर बात करूंगा मैं समताप मंडल की। समताप मंडल आपको पता है समताप मंडल का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है वह समान रूप से होता है। यहाँ का तापमान जो होता है समान रूप से होता है, इस कारण से इस मंडल को समताप मंडल कहा जाता है। और यहाँ के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके समताप मंडल में ही पाई जाती है। अब यहां से याद रखना, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। फिर मैं बात करूंगा मध्य मंडल। अब यहाँ ये जो आपका आयन मंडल है, आयन मंडल में के संदर्भ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब याद रखिएगा आयन मंडल थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? जितने भी विकिरण, रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, इनका परिवर्तन कहाँ से होता है? इनका परिवर्तन, जैसे आपको पता होगा ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत सारे यंत्रों का उपयोग आप लोग ऐसे करते हैं जिनका रेडियो एक्टिव से संबंध होता है, विकिरण तरंगों से संबंध होता है, ठीक है ना। जैसे आप टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, सब है ना, ये चीजें क्या है? आपकी तरंगों संबंधित होती हैं। याद रखिएगा जो तरंगों का परिवर्तन होता है, जो तरंगों का परिवर्तन होता है किस मंडल से होता है? तो तरंगों का जो परिवर्तन होता है वो आयन मंडल से होता है। यदि मैं बात करूंगा जो टीवी एंटीना होता है, टीवी एंटीना में जो तरंग होते हैं इनका परिवर्तन कहाँ से होता है? तो आयन मंडल से होता है। फिर ये होता है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बाद जो गैसें होती हैं विलुप्ति के कारण पर या इनके में गैसों का अभाव कम हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने वायुमंडल को देखा। इसका मैं पार्ट एक विशेष जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आप लोगों को इसका डिटेल से सारी चीजें कवर करूंगा। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका वायुमंडल। दूसरा आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जलमंडल की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं मैं? जलमंडल की बात करता हूं। जलमंडल की बात करूंगा तो वही सीधी सीधी बात कि पृथ्वी में जो जल का आवरण होता है जलमंडल कहलाएगा, है ना। अब यहां से जल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जल। तो जल क्या है? आपको पता है मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, सॉरी। जल क्या है? जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अब मैं बात करूंगा पृथ्वी में जल की। पृथ्वी में जल की बात करूंगा तो पृथ्वी में कितने परसेंट जल है? 71% क्या है? जल है। और 29% क्या है? मृदा है, मतलब कि स्थल है, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या? जलमंडल की बात थोड़ी सी मैं कर दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा यहाँ जलमंडल, तो थोड़ा सी यहाँ आप देखेंगे कि आपको जलमंडल, तो जल कहाँ पाया जाता है? महासागर में पाया जाएगा। तो 4 महासागर मिलते हैं, 4 महासागर मिलते हैं। और यहीं से आपको याद रखना है कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं, है ना। मैं इनका नाम लिखे दे रहा हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 4 महासागर कौन कौन से मिलेंगे आपको? सबसे बड़ा जो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। फिर आपको मिलेगा हिंद महासागर। क्या मिलेगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तीसरा मिलेगा आपको अटलांटिक, अटलांटिक। इसके बाद आपको मिलेगा आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा आपको मिलेगा एशिया। क्या मिलेगा? एशिया। यूरोप। क्या मिलेगा? यूरोप। फिर मिलेगा आपको अफ्रीका। क्या मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? साउथ अमेरिका मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। और मिलेगा आपको अंटार्कटिक,
अंटार्कटिक। ये आपको क्या मिल जाएंगे, 7 महाद्वीप और 4 महासागर मिलेंगे। थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग 4 महाद्वीप और 7 महाद्वीप, 4 महासागर, 7 महाद्वीपों को एक छोटे से एक समझ के रूप में आप विकसित कर सकते हैं। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर, एक मैप के बेस में देख लीजिएगा। ये आप मान चलिए क्या है, अपनी पृथ्वी है। क्या है, अपनी पृथ्वी है। केवल मैं एक समझ के रूप में बना रहा, जब ज्योग्राफी के दौरान मैं आप लोग को इसको बेस्ट तरीके से कवर करूंगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग एक समझ के रूप में केवल समझ लीजिएगा। इसको फिर मैं ज्योग्राफी के दौरान मैं आप लोग को अच्छे बेस्ट तरीके से कवर करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। ये आपको इसमें आप लोग देख सकते हैं 4 महासागर और 7 महाद्वीप बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ मिलेगा एशिया मिल जाएगा, इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है यूरोप मिल जाएगा, यहाँ लगा हुआ है अफ्रीका मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यहाँ आपको अंटार्कटिका महाद्वीप मिल जाएगा। तो आपने देखा 7 महाद्वीप, 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीप ही आपको समान रूप से मिल गए। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप 4 महासागर भी इसमें देख सकते हैं। 4 महासागर, जैसे कि ये वाला जो आपको पार्ट मिलेगा, ये जो आपको पार्ट मिलेगा, है ना, याद रखिएगा। ये जो मैं जितना ब्लू कलर वाला जो पार्ट कर दिया मैंने, ब्लू वाला जो मैंने पार्ट कर दिया, ये दोनों पीछे जाके पृथ्वी पर लगा हुआ है, पीछे जाके जुड़ा हुआ है। तो ये आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर। क्या मिल जाएगा, प्रशांत। इसके बाद ये भारत है आपका, और यहाँ आप नीचे वाला पार्ट देखेंगे पूरा इससे जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है ना, जल्दीबाजी मैंने बना दिया है। ये आपको कहलाएगा हिंद महासागर। ये पूरा जो आपको दिखेगा ऐसा आकृति का, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक, इसके बाद ये आपको मिलेगा ऊपर, ये क्या मिल जाएगा आपको, आर्कटिक महासागर। तो ये आपका क्या 4 महासागर मिलेंगे, 1 ये कहलाएगा, 2 ये कहलाएगा, 3 ये कहलाएगा, 4 ये इसका भाग ही है जो पीछे से जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप 4 महासागर और 7 महाद्वीपों को देखे। ये आपका क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। ठीक, ये था आपका आज का पहला टॉपिक, जो मैंने पर्यावरण, हमारे पर्यावरण की बात की कि हमारे पर्यावरण में पर्यावरण क्या कहलाता है, किस वैज्ञानिक के अनुसार किस वैज्ञानिक ने क्या पर्यावरण की परिभाषा दी। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के सामने सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। ऐसी बात नहीं है, मैं डीपली से डीपली जाने की कोशिश करूंगा और सारे ओटी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, समझना है। इसके बाद टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे क्लास अपनी बढ़ती जाएगी इसका लेवल बढ़ता जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके सामने एक से एक अच्छे आएंगे। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा हमारे पास संसाधनों का अभाव होने के कारण से मैं उतना क्लियरिटी के साथ आप लोगों के सामने वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन की समस्याएं समाधान हो जाए, इसके बाद हम आप लोग के सामने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी। अलग अलग सब्जेक्ट आपके मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के आल सब्जेक्ट आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपका जीरो लेवल से लेके आपका यूपीएससी प्री एग्जाम तक का मैं पूरा कवर करवाऊंगा। और इसके बाद आप अपने आप को आकलन करिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को देखिएगा। इसके बाद हमें आप बताइएगा कि आपके जीवन में क्या सुधार आया है, आपके एग्जाम पैटर्न पर हमारे पढ़ाई हुए कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस चीज का आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।